सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। माय नेम इज आकाश चोपड़ा एंड आज हम करने वाले हैं इक्विटी का पार्ट नंबर 7, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं मार्केट बेस्ड वैल्यूएशंस लाइक प्राइस मल्टीपल्स एंड एंटरप्राइज वैल्यूज जो होती है। वो सारी चीजें हम कवर करने वाले। लाइक आपने बहुत पहले सुना होगा या फिर सुनते आ रहे होंगे, मार्केट्स में पीई मल्टीपल होता है, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू होता है, प्राइस टू कैश फ्लोज होता है, प्राइस टू सेल्स होता है, ईवी बाय एबिटा होता है, व्हाट इज ईवी, व्हाट इज एबिटा। ये सारी चीजें जो है हम कहीं ना कहीं इस यूनिट में जो है, इस रीडिंग में जो है हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है पीई मल्टीपल, दैट इज प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। सो what it helps, it can help an investor judge whether a particular whether a particular stock is overvalued, undervalued or properly valued in terms of measures such as earnings, sales, cash flows or book values per share. Enterprise value multiples relate to the total value of a company as reflected in the market value of its capital from all sources. तो इसके अंदर से भी जो प्राइस मल्टीपल्स होते हैं वो चीज बता रहा कि प्राइस टू के अंदर हम क्या कर सकते हैं, प्राइस टू अर्निंग्स कर सकते हैं, प्राइस टू सेल्स कर सकते हैं, प्राइस टू कैश फ्लोज कर सकते हैं, ठीक है, और प्राइस टू बुक वैल्यू। तो पीबी रेशियो सारी चीजें हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर एंटरप्राइज वैल्यू के बारे में बताया गया है। एंटरप्राइज वैल्यू मतलब टोटल वैल्यू ऑफ अ कंपनी, मतलब उसकी एक तरह से हमें मार्केट वैल्यू देखनी है फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, ठीक है। फिर आता है कुछ मोमेंटम इंडिकेटर्स। मोमेंटम इंडिकेटर्स कंपेयर स्टॉक प्राइस और कंपनी अर्निंग्स टू देयर वैल्यू इन द अर्लियर पीरियड, ठीक है। तब हम देखने जाएंगे मेथड ऑफ कंपैरेबल्स। द मेथड ऑफ कंपैरेबल्स वैल्यूज अ स्टॉक बेस्ड ऑन द एवरेज प्राइस मल्टीपल, लॉ ऑफ वन प्राइस व्हिच asserts that two similar assets should sell at a comparable price multiple. Example, price to earnings. This is a relative valuation method. So price to earning जो है वो क्या है, एक रिलेटिव अर्निंग जो है रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, आज मान लो किसी एक स्टॉक की पी मल्टीपल है 10 टाइम्स और उसी इंडस्ट्री में किसी और का पीई रेशियो जो है उसमें मतलब 15 टाइम्स है, तो हम ये बोल सकते हैं और समझ लो, ये समझो कि इंडस्ट्री का मीडियन पीई है करीब 14 करीब। तो जो 15 वाला जो था वो कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड है हल्का सा। जो 10 वाला जिसका पीई है उसको बोल सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है, तो उसके कहीं ना कहीं ग्रोथ चांसेस जो है वो दिख रहे हैं, ठीक है। फिर आता है एक एग्जाम्पल मेथड ऑफ कंपेरेबल पे। एमके टेक्नोलॉजी शेयर्स आर सेलिंग फॉर $50, तो उसकी जो शेयर प्राइस है, प्राइस वो है 50। अर्निंग्स बता रखी फॉर द लास्ट 12 मंथ्स वर ₹2 पर डॉलर, ₹2 पर शेयर, ठीक है। तो उसकी जो है अर्निंग्स बता दिए, प्राइस भी बता दिए। द एवरेज ट्रेलिंग पीई रेशियो फॉर फर्म्स इन द एमके इंडस्ट्री, द इंडस्ट्री का जो पीई है वो है 32 टाइम्स, और हमें निकालना है एमके का क्यों अंडर वैल्यूड है ओवर वैल्यूड है। तो सर सिंपल समझो, हमें दे रखा है प्राइस, दे रखा है हमें अर्निंग भी दे रखा है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, प्राइस अपॉन अर्निंग जो है वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो 50 इसकी प्राइस है, 2 इसके जो है अर्निंग्स है, तो 250 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 25। तो इसका पीई कितना है 25 टाइम्स, इंडस्ट्री का पीई कितना है 32 टाइम्स है। तो ये कहीं ना कहीं ये पता चल जाता है कि जो एमके जो शेयर है, एमके टेक्नोलॉजीज का जो शेयर है वो क्या है, अंडर वैल्यूड है। फिर आ जाता है सेकंड एग्जांपल, मेथड ऑफ फोरकास्टेड फंडामेंटल्स। शेयर्स ऑफ दिस इनकॉर्पोरेशंस आर सेलिंग फॉर 30, द मीन एनालिस्ट अर्निंग्स पर शेयर फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर बता दिया कि ये कितना है, ₹4 है, एंड द लॉन्ग रन ग्रोथ रेट जो है वो ₹5 है। फिर इसने डिविडेंड दिया है कितना, 60% का। रिक्वायर्ड रिटर्न जो है वो कितना है, 14% का है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, गॉर्डन ग्रोथ वाला तो जो है वो यूज कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, D0 इंटू 1+G डिवाइडेड बाय KE-G करते हैं अपन, राइट। तो इसके अंदर D0 दे रखा है, इसमें ये बता रखा है कि 60% जो है वो हम डिविडेंड पे करेंगे और नेक्स्ट ईयर का हमें ₹4 जो है वो अर्निंग्स दे रखी है। तो मैं एक तरह से हम D1 ही निकाल सकते हैं, 4 इंटू 60%, ठीक है। तो आई गेस ये 2.4 होगा। 2.4 डिवाइड बाय KE-G, KE हमारा 14% और ग्रोथ है हमारा 5%, तो KE-G हो जाएगा 9%। सो 2.4 डिवाइड बाय 9% विच इज इक्वल टू 26.67। अब ये हमारा क्या आ गई, ये एक तरह से हमारी आ गई प्राइस। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड बाय अर्निंग कर सकते हैं, प्राइस बाय अर्निंग, ठीक है। अर्निंग कितने की है, ₹4 की दे रखी नेक्स्ट ईयर की। सो इसका 26.67 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 6.67। अब आता है कि उसकी करंट मार्केट प्राइस कितनी है। करंट मार्केट प्राइस तो 30 है, सो 30 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 7.5 टाइम्स, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो शेयर है कहीं ना कहीं क्या है, ओवर वैल्यूड है। क्यों, क्योंकि अभी ये ट्रेड कर रहा है 7.5 टाइम्स पे और इसकी फेयर वैल्यू कहीं ना कहीं 6.67 टाइम्स पे आती है, तो हल्का सा क्या है, ये कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड जो है वो स्टॉक है। फिर नेक्स्ट है जस्टिफाइड प्राइस मल्टीपल। So justified price multiple is what?
द मल्टीपल शुड बी इफ द स्टॉक इज फेयरली वैल्यूड। सो जस्टिफाइड प्राइस मल्टीपल ये है कि अभी अगर ये फेयर वैल्यू है तो इसका ये वाला जो है मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। इसके क्या एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस है यही चीजें बता रखी है। जो मुझे लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैंने क्या कर रखा है, क्रॉस कर रखा है। कब हम इसके अंदर क्या है, पी हैज अ नंबर ऑफ शॉर्ट कमिंग्स, मतलब एक तरह से इसके डिसएडवांटेजेस जो है बता रखे हैं। सो सबसे पहला शॉर्ट कमिंग्स का डिसएडवांटेज क्या है कि अर्निंग्स कैन बी नेगेटिव, और फिर हम उस केस में क्या है, हम उसको पी रेशियो को यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते, तो प्राइस बाय अर्निंग्स का रहता है। अगर ये नेगेटिव है तो हम, अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो हम कैसे इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। फिर अगर अर्निंग्स जो है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, सो समझ लो प्राइस है 20 रुपए पर, अर्निंग्स है पहले समझ लो 5 की, फिर समझ लो 10 की हो गई, फिर वापस 20 की हो गई, तो इसका पी रेशियो क्या है, बहुत ज्यादा चेंज होता जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल जो है वो होता जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे पी का एनालिसिस करना। फिर आता है वी कैन डिफाइन द टू वर्जन ऑफ द पी। एक होता है ट्रेलिंग पी, एक होता है लीडिंग पी। ट्रेलिंग पी का मतलब है कि अभी रिसेंटली जो लास्ट 12 मंथ्स का है उसका पी। लीडिंग पी का मतलब है नेक्स्ट ईयर की एक्सपेक्टेड अर्निंग कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से हम उसका क्या निकाल सकते हैं, लीडिंग जो है पी निकाल सकते हैं। समझ लो अभी की अर्निंग्स है 10, पर इसके अंदर सोच रहे हैं कि इसकी जो अर्निंग्स है वो 100% से ग्रो कर जाएगी, तो नेक्स्ट ईयर की अर्निंग कितनी हो जाएगी, 20 जो है वो हो जाएगी, ठीक है। सो ट्रेलिंग पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ट्रेलिंग पी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। प्राइस तो रहेगा इसी ऊपर न्यूमरेटर में, इसके केस में भी प्राइस तो रहेगा ही सही। इसमें क्या होगा, ईपीएस जो अभी इसकी अर्निंग उसको हम डिवाइड करेंगे नॉर्मली जो है ओवर द पास्ट 12 मंथ्स। फिर लीडिंग पी में क्या होगा, हम इसको एक्सपेक्ट करेंगे, फोरकास्ट करेंगे कि इतना जो है इसकी अर्निंग्स जो है वो हो सकती है, तो इसको डिवाइड किससे करेंगे, फोरकास्टेड ईपीएस ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। फिर आता है कैलकुलेटिंग द पीई रेशियो। अब देखो इसके बी जो है उसने क्या करा, 32 मिलियन की अर्निंग्स जो है वो बताइए ड्यूरिंग द करंट फिजिकल ईयर। तो करंट फिजिकल ईयर में क्या हो गई है, 32 मिलियन की इसकी अर्निंग हो गई है। एंड एनालिस्ट फोरकास्ट एंड ईपीएस ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स वन वन, ठीक है। बायरन हैज 40 मिलियन शेयर्स आउटस्टैंडिंग इन द मार्केट प्राइस ऑफ 18 रुपीज पर शेयर। तो हमें क्या करना है, अगर करंट ईयर का ईपीएस निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, 32 मिलियन के मैंने क्या दे रखी है, अर्निंग दे रखी है, और हमारे पास कितने शेयर है, 40 मिलियन जो है वो शेयर है। तो हम क्या करेंगे, 32 डिवाइड बाय 40, इसका क्या आ जाएगा, हमारा करंट ईयर का ईपीएस आ जाएगा ये। सो ये 4/5 विच इज इक्वल टू 80%, 4/5 विच इज इक्वल टू 0.8, ठीक है। तो इसका 0.8 का क्या आ जाएगा, करंट ईपीएस आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ट्रेलिंग पी जो है वो निकालेंगे। ट्रेलिंग पी निकालने के लिए क्या रखते हैं, मार्केट प्राइस डिवाइड बाय हमारा करंट ईपीएस। सो 18 डिवाइड बाय 0.8 विच इज इक्वल 22.5। लीडिंग पी में क्या करेंगे हम, जो हमने फोरकास्ट करी अर्निंग्स, फोरकास्ट हमने क्या करी, एंड एनालिस्ट फोरकास्ट एंड ईपीएस ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स ऑफ 1। सो हम इसमें फोरकास्ट करी तो 18/1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 18 जो है वो लीडिंग पी हमारा आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, क्विज पर आते हैं, ठीक है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इन कॉर्पोरेशन हैज अ ट्रेलिंग पी है दे रखा है 27.52, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, ट्रेलिंग पी जो दे रखा है वो 27.52 है, वाइल इनका मीडियन पीयर ग्रुप जो है वो 33.25 है। अज्यूमिंग दैट देयर आर नो डिफरेंसेस इन द फंडामेंटल्स अमॉन्ग द पीयर फर्म्स एंड द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इट इज मोस्ट लाइकली दैट द फर्म स्टॉक। अब देखो एक सेकंड, जो कंपनी का पी है वो है 27 का, करीब करीब 27 है, और जो मीडियन जो ग्रुप का पी है वो कितना है, 33 है। तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक के पास गैप पहुंच रही है कि यार ये भी 33 तक पहुंच सकता है, ये पहुंच सकता है, तो ये क्या हो गया, अंडर वैल्यू स्टॉक हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या कहता है, शुड बी सोल्ड शॉर्ट नहीं, पीयर शुड बी ओवर वैल्यूड नहीं, और ठीक है सी जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये बोलता है कि अ फर्म हैज अ जस्टिफाइड प्राइस टू सेल्स रेशियो ऑफ 2 टाइम्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन दे रखा है मुझे 5%, लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट दे रखा है मुझे 4%, जस्टिफाइड लीडिंग पीई इज क्लोजेस्ट टू, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले निकालता हूं मैं इसकी प्राइस टू सेल्स जो दे रखा है उस हिसाब से मैं क्या करता हूँ, पहले ट्रेलिंग पी निकालने की कोशिश करता हूँ। इसमें ट्रेलिंग पी कैसे निकाल सकता हूँ, अब देखो मुझे पता रखा है कि प्राइस टू सेल्स रेशियो जो है वो 2 टाइम्स है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं प्राइस को मान लेता हूँ 100, सेल्स कितनी हो गई 50 हो गई, तो 2 टाइम्स का बन गया, ठीक है। अब दिख रहा है या मैंने प्राइस को क्या करा, अज्यूम करा 100 रुपए, और सेल्स को क्या अज्यूम करा 50 रुपीज करा। तो इससे मैं, मेरा क्या हो जाएगा, प्राइस टू सेल्स रेशियो 2 टाइम्स हो जाएगा। अब जो मेरी सेल्स है उस पर मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना कमाऊंगा, 5% कमाऊंगा। सो 5 का 5% कितना होता है, मेरे पास अर्निंग्स कितनी हो जाएगी 50,
इंटू 5%, यानी कि 2.5 की मेरी अर्निंग हो जाएगी। तो इससे मैं क्या ट्रेलिंग पी निकाल सकता हूँ क्या? मेरा ट्रेलिंग पी कितना हो जाएगा? ट्रेलिंग पी हो जाएगा प्राइस अपॉन अर्निंग। जो प्राइस 100 है, अर्निंग्स मेरी कितनी है? 2.5 है। सो 100 डिवाइड बाय 2.5 कितना होता है? 40 होता है, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसका लीडिंग पी जो है वो निकालना है। सो 40 डिवाइड बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट। 1 प्लस जी कितना है मेरे पास? 4% है। सो 40 डिवाइड बाय 1.04 विच इज इक्वल टू 38.46। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी जो है मेरा हो जाएगा। ठीक है, ये है मेरा लीडिंग क्लू। ठीक है, फिर आता है थर्ड क्वेश्चन। एट द एंड ऑफ 2023 एन एनालिस्ट एस्टिमेट्स द वैल्यू ऑफ द कॉपीराइट इन कॉर्पोरेशन कॉमन स्टॉक टू बी 84। तो मुझे क्या पता चल गया? इसका एक तरह से प्राइस जो है वो पता चल गया, ऐसा बोल सकता हूँ। डायरेक्ट 84 लिखता हूँ, प्राइस अपॉन अर्निंग्स करना रहेगा। 84 यूजिंग अ टू स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल एच मॉडल एंड फोरकास्ट अर्निंग्स। अर्निंग्स कितनी फोरकास्ट की रही है इसने? 4.2 की करी। सो 84 divided by 4.2 which is equals to 20. So copyright is most likely to be underpriced if its actual leading PE is 15 times. Yes, ये मेरा क्या हो जाएगा? अंडरप्राइस हो जाएगा। अब देखो एनालिस्ट ने क्या एस्टिमेट करा है, उसके हिसाब से आना चाहिए 20 इसका जस्टिफाइड लीडिंग पी। पर अगर वो 15 पे ही ट्रेड कर रहा है तो क्या हो जाएगा? ये अंडरप्राइस हो जाएगा। एक बार ऑप्शन बी और सी भी पढ़ लेते हैं। अंडरप्राइस इफ इट्स एक्चुअल लीडिंग पी इज 23। नहीं, फिर ओवर प्राइस हो जाएगा। ओवर प्राइस इफ इट्स एक्चुअल लीडिंग पी इज 16.6 टाइम्स। नो, ये फिर अंडर वैल्यू हो जाएगा। तो आई होप ये तीनों जो क्वेश्चन सब आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट आता है प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल। सो इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस क्या है? इट इज अ क्यूमुलेटिव अमाउंट दैट इज यूजुअली पॉजिटिव। जैसे अनलाइक इन इसमें प्राइस टू अर्निंग्स में अर्निंग्स जो है वो नेगेटिव हो जाती थी, पर इसके अंदर क्या है, जो बुक वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। इवन व्हेन द फर्म रिपोर्ट्स अ लॉस एंड ईपीएस इज नेगेटिव। ये कहीं ना कहीं मोर ज्यादा स्टेबल रहता है। बुक वैल्यू इतनी ज्यादा हम चेंज नहीं करते फ्रीक्वेंटली। ये एक अप्रोप्रिएट मेजर है ऑफ नेट asset value for firms that is primary hold liquid assets. Examples include finance, investment, insurance, and banking firms. It helps explain differences in the in the long run average stock returns. इसका disadvantages क्या? It does not reflect the value of the intangible economic assets, जैसे कि ह्यूमन कैपिटल को, जैसे समझ लो कि कोई टेक कंपनी में लाइक ह्यूमन कैपिटल भी जैसे है बहुत यूज होता है, लाइक कोडिंग करनी है या फिर उस हिसाब से, तो उसमें ह्यूमन कैपिटल का या ह्यूमन क्वालिफिकेशन का इतना तवज्जो जो है नहीं दिया जाता है। फिर आता है पीवी कैन बी मिसलीडिंग एंड देयर कैन बी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन द एसेट साइज ऑफ द firms under consideration that the business model dictates the size of its asset base. Outsources of its production will have a future assets, lower book value and a higher PV ratio. अब मान लो कोई आउटसोर्स करता है अपना धंधा, राइट, जैसे कोई आईटी वाला, तो उनके पास क्या है, जो प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो बहुत ही कम रहेगी, क्योंकि उनका मोस्टली धंधा क्या है, वो आउटसोर्सिंग वाला धंधा है। फिर आता है डिफरेंट अकाउंटिंग कन्वेंशंस। इससे भी जो है प्राइस टू बुक वैल्यू जो है इफेक्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट R&D आर एक्सपेंस्ड इन द यूएस विच अंडर स्टेट द इन्वेस्टमेंट। अब अगर R&D को हम एक्सपेंस कर देंगे तो कहाँ दिखाएगा? पीएनएल में दिखाएगा, वो उनकी बैलेंस शीट में दिखाएगा नहीं। तो उससे क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं इसकी जो इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं R&D के अंदर, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी? अंडर स्टेट जो है हो जाएगी। फिर आता है इन्फ्लेशन एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज कैन कॉज द बुक एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स टू डिफर सिग्निफिकेंटली। कोई इन्फ्लेशन आ गया या फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए तो उसकी वजह से मान लो कोई इम्पेयरमेंट हो जाता है। लाइक कोई इनके पास कोई पेटेंट है या नॉट पेटेंट, समझ लो कोई कुछ ऐसी चीज है जिसका बहुत ज्यादा क्या होगा, इम्पेयरमेंट करना पड़ रहा है, तो डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होगी, कोई मशीनरी है उसको डेप्रिसिएशन या फिर इम्पेयरमेंट देना पड़ गया, कुछ खराब हो गया, कुछ आउटडेटेड हो गई वो टेक्नोलॉजी को, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, उनकी जो बुक वैल्यू इस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। द प्राइस टू बुक रेशियो इज डिफाइंड एज, अब देखो प्राइस टू बुक पी जो है स्टार्टिंग न्यूमरेटर में दिख रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी या फिर मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी या फिर बुक वैल्यू पर शेयर। अब इसमें हम पता करते हैं कि बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालते कैसे। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू कॉमन शेयर होल्डर्स इक्विटी विच इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज माइनस द प्रेफर्ड स्टॉक। जो इक्विटी है, कॉमन शेयर होल्डर्स की इक्विटी है, उसको हम देखेंगे। For example, calculating the PV ratio based on the information in the following figure, calculate the PV for the Crisco Systems and S Corporation as of the end of 2023। तो इसकी बुक वैल्यू दे रखी है मुझे सी की
एस की भी मुझे क्या दे रखी है, बुक वैल्यू दे रखी है, सेल्स दे रखी है, शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है वो दे रखा है, प्राइस जो है वो मुझे दे रखा है। ठीक है, तो उससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, पहले बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो निकाल सकता हूँ। बुक वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकलेगी मेरी, पर शेयर निकालनी, ध्यान ध्यान रखना, बुक वैल्यू पर शेयर निकालनी है। तो बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय शेयर्स कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, 28,000 डिवाइड बाय 7, करीब करीब ये कहीं ना कहीं 4 आ रहा है, राइट। फिर मैंने क्या करा, जो इनकी प्राइस है 17.83 डिवाइड बाय ये 4 कर दिया, सो कितना आ जाएगा, 4.5 के आसपास जो है वो मेरा प्राइस टू बुक वैल्यू जो है फॉर क्रिस्को जो है वो आ जाएगा। फिर आते हैं बुक वैल्यू ऑफ एस में, 6320 डिवाइडेड बाय 523, करीब करीब 1.1 1.2 जो है वो आना चाहिए, 1.2 आया, राइट। फिर हमने क्या करा, इसकी जो प्राइस है 12 डिवाइड बाय 1.21 करा, तो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है, 10.4 जो है वो आ गया। तो ऐसे जो है हम बुक वैल्यू जो है वो निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, बुक वैल्यू पर शेयर निकालो, फिर इसके बाद क्या करो, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, दैट इज इक्वल टू प्राइस टू बुक वैल्यू। फिर आता है प्राइस टू सेल्स एंड प्राइस टू कैश फ्लोज मल्टीपल। प्राइस टू सेल्स में क्या है, एडवांटेजेस है, सो इट इज मीनिंगफुल इवन फॉर डिस्ट्रेस फर्म। देखो डिस्ट्रेस फर्म में ना प्राइस टू बुक वैल्यू जो है हम यूज नहीं कर सकते हैं, पर प्राइस टू जो सेल्स वैल्यू है उसको यूज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उसकी जो सेल्स है वो तो कहीं ना कहीं होगी ही सही, उसके रिवेन्यूज तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होंगे, राइट। फिर प्राइस टू सेल्स जो है वो उतनी वॉलेटाइल नहीं होती एज कम्पेयर टू पीई मल्टीपल्स, क्योंकि सेल्स जो है वो करीबन 5%, 10%, 15% से ग्रो कर रही है। ठीक है, तो उसमें इतना ज्यादा चेंजेस जो है, इतना वॉलेटाइल जो है वो नहीं होता है देयर। पर इसके अंदर एक डिसएडवांटेज जो है वो आगे पढ़ेंगे, लाइक इसमें बिल्ड टू होल्ड वाले जो है, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हो सीएफए लेवल 1 में, तो उसके अंदर क्या करते हैं, बिल्ड टू होल्ड जो पॉलिसी वो यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 38 मार्च को क्या है, एक ऑर्डर आया, मैं एक इंडियन एग्जाम्पल लगा, इंडियन एग्जाम्पल में क्या है, 31 मार्च को क्या करते हैं, बुक क्लोज जो है वो करते हैं। सो 38 मार्च के पास आपके पास क्या है, एक ऑर्डर आया जिसको आप फुलफिल करने वाले हैं मतलब 4 अप्रैल। अभी आपके पास यहाँ ऑर्डर तो आ गया, अब क्या करते हैं आप अपने जो सेल्स है उसके अंदर ही जो फिगर जो है वो दिखा देते हैं कि यार इतना बड़ा ऑर्डर आया है। फिर 4 तारीख को, क्योंकि ये आपके जान पहचान वाला है, इससे आपकी पहली सेटिंग होती है, तो इसमें आप क्या करते हैं, उसको मना कर देते हैं कि यार आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं, और इवेंचुअली क्या करते हैं, उस ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं। सो 31 मार्च को हमारा क्या हुआ था, एक हमारी बहुत ज्यादा जो है सेल्स जो वो दिख गई थी, फेक जो सेल्स है वो कहीं ना कहीं दिख गई थी। तो इस कारण जो है इसका कहीं ना कहीं प्राइस टू सेल्स का एक डिसएडवांटेज भी होता है। फिर आता है प्राइस टू सेल्स आर पर्टिकुलरली एप्रोप्रिएट फॉर वैल्यूइंग स्टॉक्स इन मैच्योर और सिक्लिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो मैच्योर इंडस्ट्रीज जो हो गई है, मैच्योर स्टॉक्स जो हो गए, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। स्टार्टअप्स कंपनी में जिसके अंदर जो सेल्स है, समझ लो पहले 1 लाख हुआ, फिर एकदम से 10 लाख हो गया, एंड फिर 1 करोड़ कहीं ना कहीं वो पहुंच गया, तो उसके अंदर इतना हेल्पफुल नहीं रहेगा, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा। फिर like PE and the PB ratios, empirical research finds that differences in the price to sales ratio are significantly related to differences in the long run average stock return. Disadvantage क्या है, हाई ग्रोथ इन सेल्स, उसके अंदर यूज नहीं कर सकता ढंग से क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा। प्राइस टू सेल्स डज नॉट कैप्चर डिफरेंसेस इन द कॉस्ट स्ट्रक्चर्स, तो इसके अंदर हो सकता है कि आपकी जो सेल्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, पर समझ लो आप जो समझ लो सेल्स जो है आप कर रहे हो 100 रुपए पे, और आपकी कॉस्ट जो है वो 99 की है। ठीक है, और आपकी जो सेल्स है 100% जो है बढ़ भी रही है, पर मतलब क्या है, अगर बढ़ भी रही है सेल्स तो समझ लो 200 की सेल्स हो गई, पर आपने यहाँ पर जो आपका कॉस्ट है वो 198 का रहेगा। तो ऐसा जितना जो है मीनिंगफुल जो है दिखता है कि यार सेल्स तो 100% से बढ़ गई, पर आपका प्रॉफिट इतना बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, फिर आता है with less subject to distortion, revenue recognition practices can still distort the sales forecast। मैंने जो बताया आपको सेल्स ऑन अ बिल होल्ड वाला एग्जांपल। फिर इसके अंदर फॉर्मूला क्या है, प्राइस टू सेल्स रेशियो इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइड बाय टोटल सेल्स। फिर या तो फिर कर सकते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय सेल्स पर शेयर। जो पहला क्वेश्चन है वो है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द करंट प्राइस टू सेल्स रेशियो फॉर क्रिस्को सिस्टम्स इन कॉर्पोरेशन एंड द सूटशेयर कॉर्पोरेशन। सो देखो इसके अंदर भी क्या करना है, बुक वैल्यू में दे रखा है, सेल्स दे रखा है, शेयर्स आउटस्टैंडिंग दे रखा है, और प्राइस जो है वो दे रखा है। अब इसके अंदर हम क्या निकालते हैं, इसके अंदर में निकालना है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, राइट। ये हमें मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी तो कहीं ना कहीं दे रखी है, राइट। फिर हमें क्या करना है, उससे निकालना है, नहीं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं दे रखी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकाल सकते हैं, शेयर्स आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। वापस से शेयर्स आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, इससे क्या आ जाएगी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जो है वो आ जाएगी। अगर हम बुक वैल्यू लेते हैं तो बुक वैल्यू कभी भी मार्केट वैल्यू नहीं होती, मार्केट पे तो प्राइस कहीं ना कहीं हाई या लो जो है वो चल सकता है।
सो उसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इससे क्या जाएगी, शेयर्स आउटस्टैंडिंग इनटू प्राइस पर शेयर से क्या आ जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। और फिर उस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को किससे डिवाइड करेंगे, टोटल सेल्स से जो है हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। सो उससे हमारा क्या आ जाएगा, प्राइस टू सेल्स रेशियो जो आ जाएगा। सो इसके अंदर मैंने क्या कर रखा, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 17.83 मल्टीप्लाई बाय 7001, इसकी वैल्यू करीब इतनी आई। उसको डिवाइड करूंगा सेल्स के, तो उसका 18,000 करीब सेल्स था, वो मैंने कर लिया 6.61। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, सेल्स पर शेयर जो है वो मेरे डिनोमिनेटर जो है वो निकाल लेता हूँ, क्यों मेरे पास प्राइस पर शेयर तो ऑलरेडी दे रखा है, मार्केट प्राइस पर शेयर। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, सेल्स पर शेयर भी निकाल सकता हूँ। सेल्स पर शेयर निकालने के लिए कैसे करूंगा, नाम में सुनो, सेल्स पर शेयर, सेल्स न्यूमरेटर में आ जाएगा और शेयर्स आउटस्टैंडिंग वो क्या है, वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। सो 18,000 डिवाइड बाय 7,000, 2.5 या 2.7 टाइम्स जो है वो आ जाएगा। और इसको किससे डिवाइड करूंगा, 17.83 डिवाइड बाय 2.7 विच इज इक्वल टू 6.6। तो इसका मैंने क्या करते हैं, क्रिस्को का निकाल दिया। सेम मेरे को इसके अंदर भी करना है। फिर आता है प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो। एक बार किसी को देखना है तो देख सकते हो, सेल्स बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, सेल्स पर शेयर आ गया। फिर प्राइस टू सेल्स रेशियो कैसा आएगा, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय सेल्स पर शेयर, जिससे करूंगा प्राइस टू सेल्स रेशियो मेरा आ जाएगा। फिर आता है प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो। प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो के एडवांटेजेस क्या है, कैश फ्लो इज हार्डर फॉर मैनेजर्स टू मैनिपुलेट। अब बिल टू होल्ड वाला जो प्रीवियस एग्जांपल था, उसको हम उसके अंदर कैश फ्लो के अंदर हम नहीं देख सकते, राइट, क्योंकि कैश फ्लो के अंदर कैश इनफ्लो आ रहा है कि नहीं आ रहा वो तो पता चल जाएगा। मैं कैश आ रहा हो तो ही आप रिकॉर्ड कर सकते हो, वैसे तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सो कैश फ्लो जो है इसको कहीं ना कहीं जो मैनिपुलेट करना थोड़ा सा जो है वो टफ हो जाता है। और प्राइस टू कैश फ्लो थोड़ा सा और स्टेबल है देन प्राइस टू सेल्स या प्राइस टू वैल्यू या फिर प्राइस टू अर्निंग्स भी। ठीक है, डिफरेंसेस इन द प्राइस टू कैश फ्लोज आर सिग्निफिकेंटली रिलेटेड टू द डिफरेंसेस इन द लॉन्ग रन एवरेज स्टॉक रिटर्न्स। फिर कहीं ना कहीं इसका डिसएडवांटेजेस जो है वो देख लेते हैं। आइटम्स अफेक्टिंग द एक्चुअल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आर इग्नोर्ड when EPS plus non-cash charges estimated is used। हम क्या करते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, वो क्या करते हैं कैश फ्लो में जो हम उसको ऐड कर देते हैं टू कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। तो कहीं ना कहीं इसको नेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल या फिर नॉन कैश जो रिवेन्यू है उसको हम क्या करते हैं एडजस्ट कर देते हैं। तो एक कहीं ना कहीं ये ट्रू फिगर जो है वो कहीं ना कहीं नहीं दिखाता है। फिर आ जाता है फ्रॉम a theoretical perspective the cash flow to equity FCFE is preferable to operating cash flow, however FCFE is more volatile than the operating cash flow। फिर आता है ईवी एंड अदर एस्पेक्ट्स। ईवी क्या होता है, एंटरप्राइज वैल्यू होता है। ठीक है, डिविडेंड यील्ड जो है इसके अंदर हम देखने वाले हैं। फर्स्ट है डिविडेंड यील्ड। द डिविडेंड यील्ड, इसको हम कहते हैं डी बाई पी, इज द रेशियो ऑफ द कॉमन डिविडेंड टू द मार्केट प्राइस। कितना डिविडेंड दे रहे हैं डिवाइड बाय प्राइस। एडवांटेजेस क्या है इसके, एडवांटेजेस ये है कि डिविडेंड यील्ड कंट्रीब्यूट्स टू टोटल इन्वेस्टमेंट रिटर्न। सेकंड एग्जांपल क्या है, डिविडेंड्स आर नॉट एज रिस्की एज कैपिटल एप्रिसिएशन कंपोनेंट ऑफ टोटल रिटर्न। फिर आता है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है, इस पे हम इग्नोर कर देते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। लाइक एक तरह से इसका एडवांटेज भी होगा और डिसएडवांटेज भी होगा। समझ लो प्राइस थी पहले 100 रुपए, इस पे डिविडेंड जो है कंपनी पूरे साल में, कोल इंडिया समझ लो, कोल इंडिया 350 या 400 रुपए ले लेते हैं, 400 रुपए के आसपास कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। इस पे कंपनी क्या करती है, 10% का जो है वो डिविडेंड देती है पूरे साल भर में। तो 40 रुपए का आपको कहीं ना कहीं डिविडेंड मिल गया, 8-9% रहता है, पर मोटा मोटा मैं क्या कर रहा हूँ, 40 रुपए का डिविडेंड जो है वो ले लिया। फिर इसके अंदर हम जो प्राइस बढ़ रही है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। मतलब 42 से प्राइस ही बढ़ गई या फिर 22 से प्राइस बढ़ गई, तो इस जो प्राइस को है इसको हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो एक तरह से इसका एडवांटेज भी हो गया क्योंकि ज्यादा वॉलेटाइल नहीं दिखता है, और एक तरह से इसका डिसएडवांटेज हो गया क्योंकि इसके अंदर प्राइस जो इंक्लूड नहीं कर रहे। फिर डिविडेंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अर्निंग्स कॉन्सेप्ट आर्ग्यूज दैट डिविडेंड्स पेड नाउ डिस्प्लेस द फ्यूचर अर्निंग्स। फिर इसका जो फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं, इसके अंदर भी ट्रेलिंग और लीडिंग जो है वो आ जाएगा। डिविडेंड यील्ड जो है इसके अंदर ट्रेलिंग कैसे निकाल सकते हैं, मोस्ट रीसेंट क्वार्टरली डिविडेंड। अब एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, तो इससे हमने क्या करा, 4 से मल्टीप्लाई करा डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। फिर लीडिंग की क्या होता है, फोरकास्ट करेंगे कि मैं कितना डिविडेंड मिलेगा डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ 4.5, तो कोई कंपनी से जस्ट अभी पे करा है 4.5 का डिविडेंड। ठीक है, और फोरकास्ट कर रखे हैं कि नेक्स्ट 4 क्वार्टर में इतने इतने इनको डिविडेंड जो है वो मिलेगा। मार्केट प्राइस दे रखी है मुझे 47.5। अब मुझे ये जो है जस्ट पेड ऑफ डिविडेंड जो दिया है इसको मैं क्या करूंगा, ये इस क्वार्टर में दिया होगा तो इसमें मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा। सो ये कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 डिवाइड बाय 47.5 विच इज इक्वल टू 4.2 जो है इसका ट्रेलिंग डिविडेंड यील्ड जो है वो हो जाएगी। फिर लीडिंग डिविडेंड यील्ड क्या होगी, इन चारों को मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर विच इज 47.5।
तो उसका कहीं ना कहीं लीडिंग डिविडेंड की भी कितनी आ जाएगी, 4.8% जो है वो आ जाएगी। फिर आता है अंडरलाइंग अर्निंग्स। अंडरलाइंग अर्निंग्स दैट इज persistent, continuing or core earnings, which are earnings that exclude non-recurring components। तो इसके अंदर नॉन रेकरिंग चीजें, समझ लो मैंने 10 साल को कोई एफडी बेची, मेरे पास 10 साल से कोई एफडी बच पड़ी थी मेरे पास, उसको मैंने आज 10 साल बाद बेची है, तो ये क्या चीज बार बार रेकरिंग होने वाली है, नहीं होने वाली है। फिर सेकंड चीज समझ लो कोई मेरे पास बिल्डिंग थी, 100 साल पहले की बिल्डिंग थी, और मेरे को आज कैश की जरूरत पड़ी, तो मैंने क्या करा, उस बिल्डिंग को बेच दिया। तो ये चीज क्या रेकरिंग होने वाली है, नहीं होने वाली है। तो इसको क्या करूं मैं, एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि क्या एडजस्ट कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सो यूजिंग द डेटा इन द फॉलोइंग फिगर, कैलकुलेट द ट्रेलिंग पी फॉर द एम एंटरप्राइजेस एज ऑफ सितंबर 2022। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, मुझे क्वार्टर की अर्निंग दे रखी है, दिसंबर मार्च जून एंड सितंबर की मुझे अर्निंग दे रखी है। इसमें क्या दे रखा है, अर्निंग्स नहीं दे रखी, ओके मुझे अर्निंग शायद, हाँ ओके, डाइल्यूटेड ईपीएस जो है वो दे रखा है, स्टॉक प्राइस जो है मुझे वो भी दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा, सितंबर 2022 का निकालना है मुझे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सारे जो ईपीएस है उनको ऐड कर दूंगा। तो 12 मंथ ईपीएस कितने हो गए, 5.5 हो गई। अगर मुझे गेन हुआ है कोई सेल करके, तो उसको क्या करूंगा, डिडक्ट करूंगा। डिडक्ट क्यों करना है, क्योंकि मेरी चीजें बार बार नहीं होने वाली। जो मेरा प्रॉफिट है, समझ लो अभी प्रॉफिट जो है कितना था इसका, 46.25 था, राइट। और मुझे अर्निंग्स हुई है 0.3 की, ये वाली गेन की। तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, मेरा जो फिगर है ये इन्फ्लेट कर रहा है, मेरी अर्निंग्स जो मुझे थोड़ी ज्यादा दिखा रहा है, ये हर बार नहीं होने वाली अर्निंग्स। तो मेरे को 46.25 वापस लेके आना है मुझे, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर में क्या है, इसको इंक्लूड करा हुआ है, इसको इंक्लूड करा है, राइट। तो मुझे इसको कंसिडर नहीं करना है, तो इसको कंसिडर नहीं करना है, तो इसके लिए क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा 0.3। सो 5.5 की जो मेरी अर्निंग्स थी उसमें से क्या करूंगा, -0.3। और एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस हर साल थोड़ी करूंगा, तो इस साल कर दिया, तो इसको वापस ऐड बैक कर दूंगा। तो मेरी अर्निंग्स जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5.75 मेरी अर्निंग्स आ जाएगी। तो ट्रेलिंग पी कैसे निकालूंगा, प्राइस कितनी दे रखी मुझे, प्राइस दे रखी 44.85 डिवाइड बाय मुझे अर्निंग्स कितनी रखी 5.75, तो मेरा ट्रेलिंग पी कितना आ जाएगा, ट्रेलिंग पी मेरा आ जाएगा 7.8 टाइम्स। सो आई होप ये चीज भी क्लियर है। फिर earnings contain a transitory portion that is due to cyclicity. The counter cycle tendency to have high P due to lower EPS at the bottom of the cycle and low P during the high EPS at the top of the cycle is known as Molodowski effect। ठीक है, तो Molodowski effect क्या बोलता है कि you have the high P due to lower EPS at the bottom of the cycle, और तुम्हारा लो पीई होगा ड्यू टू हाई ईपीएस एट द टॉप ऑफ द साइकिल। तो इसको क्या बोलते हैं, मोलोडोव्स्की इफेक्ट जो है वो बोलते हैं। फिर आता है हमारे पास नॉर्मलाइज्ड अर्निंग्स। एनालिस्ट एडजस्ट द प्राइस टू अर्निंग्स फॉर सिक्लिसिटी बाय एस्टिमेटिंग द नॉर्मलाइज्ड और नॉर्मल अर्निंग पर शेयर। सो इसके दो मेथड हो सकते हैं कि कैसे कैसे हम इसको नॉर्मलाइज अर्निंग्स पे लिख रहा है। अंडर द मेथड ऑफ हिस्टोरिकल एवरेज अर्निंग पर शेयर, द नॉर्मलाइज्ड ईपीएस इज एस्टिमेटेड एज द एवरेज ईपीएस ओवर द सम रीसेंट पीरियड। सेकंड मेथड क्या है, द मेथड ऑफ एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी। इसको हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यूज करते हैं। नॉर्मलाइज्ड ईपीएस इज एस्टिमेटेड एज द आरओई मल्टीप्लाई बाय द book value per share, ROE multiplied by book value per share. The method of historical average EPS ignores the size effect, so as the method of average ROE is preferred। So समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। So calculating the normalized earnings, क्वेश्चन करेंगे सारा चीज क्लियर हो जाएगी। लाइक इसकी थ्योरी में इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना क्वेश्चंस करेंगे ना, उससे थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी जो है वो मिलती है। सो यूजिंग द डेटा इन द फॉलोइंग फिगर, कैलकुलेट द नॉर्मलाइज्ड अर्निंग्स यूजिंग द मेथड ऑफ हिस्टोरिकल एवरेज ईपीएस एंड मेथड ऑफ एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर द मंगोलिया एंटरप्राइजेस। सो इसका जो है डेटा मुझे दे रखा है कि ईपीएस जो है वो इतना इतना है, आरओई जो है वो मेरी इतनी है, बुक वैल्यू पर शेयर जो है मेरा इतना है। सो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मेरे को दे रखा है कि मुझे करना है एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, मैं इसको क्या करूंगा, रिटर्न ऑन इक्विटी का जो 4 साल का है उसको मैं क्या करूंगा, पहले एवरेज करूंगा। तो मेरा नॉर्मलाइज अर्निंग्स जो है, या फिर एवरेज आरओई कितना आ जाएगा, एवरेज आरओई जो है वो आ जाएगा 14% प्लस 12% प्लस 16% प्लस 14%, कितना होगा 14%। अब मेरे पास क्या करना है, नॉर्मलाइज अर्निंग्स भी निकालनी है। तो सेम ईपीएस को भी क्या कर दूंगा, डिवाइड बाय 4 कर दूंगा, इन सारों को ऐड करूंगा, डिवाइड बाय 4 कर दूंगा। विद नॉर्मलाइज अर्निंग्स कितनी आ गई 4.25। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखो आरओई मल्टीप्लाइड बाय द करंट बुक वैल्यू पर शेयर। सो मेरे पास 14% क्या है, आरओई आ गई है,
मेरे पास बुक वैल्यू पर शेयर जो है करंट वाला वो है 32.29, तो इसको मैं क्या करूंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा कितना 4.52। अब मेरा नॉर्मलाइज अर्निंग्स जो है वो आ रही थी 4.25, और मेरा जो ये जो मेथड है इसको मैंने यूज करके क्या करा, मेरी नॉर्मलाइज अर्निंग्स कितनी आई यूजिंग द आरओई अप्रोच इज 4.52। एक मैंने एवरेज करा तो पहली मेथड ये हो गई। दूसरी मेथड क्या हो गई, मैंने अर्निंग्स को नॉर्मलाइज कैसे करा, जो पहले सबसे पहले आरओई को एवरेज आउट करा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया बुक वैल्यू पर शेयर को, जो करंट बुक वैल्यू पर शेयर है उससे मल्टीप्लाई कर दी। सो मेरे पास दोनों मेथड से क्या आ गया, नॉर्मलाइज्ड अर्निंग्स जो है वो आ जाएगी। फिर आता है एक्सप्लेन एंड जस्टिफाइड द यूज ऑफ अर्निंग्स यील्ड। अर्निंग यील्ड, अ हाई अर्निंग yield suggest a cheap security and a low earnings yield suggest an expensive security। अगर उसकी earnings इतनी है ही नहीं, लो ई मतलब लो अर्निंग्स यील्ड है, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, वो सिक्योरिटी क्या हो गई, एक्सपेंसिव हो गई। वही कहीं उसकी अर्निंग्स जो है बहुत हाई है, तो हाई अर्निंग्स यील्ड है, तो वो क्या हो जाएगी, चीप सिक्योरिटी जो है वो हो जाएगी। फिर आता है जस्टिफाइड पीई मल्टीपल। जस्टिफाइड पीई मल्टीपल हमने पहले भी देख रखा है, गॉर्डन ग्रोथ D1 डिवाइड बाय के ई माइनस जी। आई डोंट थिंक इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत है। जस्टिफाइड ट्रेलिंग पीई, इसमें देखो इसमें क्या करना रहता है, प्राइस बाय अर्निंग। ये तो मैं क्या होता है, नॉर्मल अर्निंग जो ट्रेलिंग पीई है वो हम करते हैं, राइट। और अगर जस्टिफाइड कर रहे हो तो हम क्या करते हैं, ई जीरो की जगह क्या यूज करते हैं, अर्निंग्स को हम ग्रोथ कर देते हैं, तो ई वन जो है वो हो जाता है। ठीक है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको निकालने का तरीका है कि जो डिविडेंड है उसको पहले सबसे पहले ग्रो करो, उसको डिवाइड करो उसकी अर्निंग से, और डिवाइड बाय के ई माइनस जी तो हो गई से हर में। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर मैं क्या करूंगा, 1 - बी यानी कि डिविडेंड पे आउट रेशियो इंटू 1 + ग्रोथ, उसको ग्रो करूंगा डिवाइड बाय के ई माइनस जी। वहीं अगर मुझे लीडिंग निकालना है तो डिविडेंड इन द नेक्स्ट ईयर डिवाइड बाय अर्निंग्स इन द नेक्स्ट ईयर डिवाइड बाय के ई माइनस जी, या फिर 1 - बी यानी डिविडेंड पे आउट रेशियो डिवाइड बाय के ई माइनस जी। इसको वापस ग्रोथ करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डिविडेंड जो है वो 1 आगे खड़ी है। ठीक है, सो कैलकुलेटिंग द जस्टिफाइड पी फॉर Comtronics again. Okay. Share of C are selling at 30 rupees. ठीक है. The mean analyst EPS forecast for the next year E1 जो है मेरे को दे रखा है, वो कितना है 4 है। लॉन्ग रन जो ग्रोथ है वो कितना है 5 है, और उन्होंने डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा है मुझे 60%। तो अगर मुझे डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा है, 1 - बी जो है मुझे दे रखा है, उसको डिवाइड मैं करूंगा के ई माइनस जी से, मेरे पास लीडिंग पी तो ऑलरेडी आ जाएगा ना, मेरे को इन सब की चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो 60% डिवाइड बाय के ई माइनस जी, के ई कितना है 14%, और 5% क्या मेरा लॉन्ग रन ग्रोथ है। सो 60 डिवाइड बाय 9% विच इज इक्वल टू 6.67। फिर आता है कैलकुलेटिंग द जस्टिफाइड पी रेशियो अगेन। इस जो इनका पे आउट रेशियो है वो है मुझे 40% दे रखा है। शेयर होल्डर का रिक्वायर रिटर्न जो है 11% है, तो मेरे पास क्या आदत के ई जो है वो दे रखा है। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन डिविडेंड जी जो है वो 5% है। मुझे क्या करना है, कैलकुलेट ट्रेलिंग पी एंड द लीडिंग पी मल्टीपल बेस्ड ऑन दिस फोरकास्टेड फंडामेंटल। तो देखो वापिस हमने पहले में क्या करा था, लीडिंग पी कहा था। लीडिंग पी कैसे निकाला था, हमारा जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा डिवाइड बाय के माइनस जी, तो इसके अंदर क्या कर रखा है 40% जो डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, डिवाइड बाय के 11 - 5 यानी 6%, तो 40% मतलब 0.4 डिवाइड बाय 0.06, तो ये कितना हो जाएगा, अगेन 6.67 जो है वो हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, जस्टिफाइड ट्रेलिंग पी जो है वो निकाल सकता हूँ। जस्टिफाइड ट्रेलिंग पी निकालने के दो तरीके हैं। इस 6.67 के अंदर क्या करना है आपको, ग्रोथ जो है वो ऐड कर देना है, तो इसका आपका क्या आ जाएगा, ट्रेलिंग पी जो है वो आ जाएगा विच इज इक्वल टू 7। या फिर आपको अगर पुराना फॉर्मूला अगर यूज करना है तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, वैसे फॉर्मूला क्या है यार, वही है ना, डिविडेंड पे आउट रेशियो है, उसको मैंने ग्रो करूंगा 5% से, उसको डिवाइड करूंगा के माइनस जी से। अब ये समझना कि हमेशा जस्टिफाइड लीडिंग पी जो है वो कम होगा देन द जस्टिफाइड ट्रेलिंग पी। ऐसा क्यों होगा, अगर मैं अपना न्यूमरेटर बढ़ा रहा हूं, सोचना अगर मैं अपना न्यूमरेटर जो है उसको बढ़ा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरा जो आंसर है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो मैं क्या ट्रेलिंग पी में अपना न्यूमरेटर बढ़ा रहा हूँ, यस बढ़ा रहा हूँ। क्यों बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर मुझे ग्रोथ करनी है। जो 1 - बी है उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ग्रोथ से, एक्स्ट्रा ग्रोथ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा जो ट्रेलिंग पी है वो कहीं ना कहीं ज्यादा होगा देन द लीडिंग पी। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर, ये हमने कर लिया ना, राइट। फिर आता है जस्टिफाइड प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल। जस्टिफाइड प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल क्या होगा, आर ओ ई माइनस जी डिवाइड बाई के ई माइनस जी, आर ओ ई माइनस जी डिवाइड बाई के ई माइनस जी। तो प्राइस टू बुक वैल्यू कभी कभी इंक्रीज होगा जब आर ओ ई बढ़ेगा, जैसी बात है। द लार्जर द स्प्रेड बिटवीन द आर ओ ई एंड द आर, द हायर द पीवी रेशियो।
एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द जस्टिफाइड पीई सॉरी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। फर्म का आरओई जो है मुझे दे रखा है 14%, सो 14 माइनस जी, जी कितना है यहाँ पे मेरे को 4% दे दिया है, 40 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 10, सो 10% डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी, के ई कितना है 8 है मेरे पास, तो और तो 40 14 नहीं है, 10 था, 10% डिवाइड बाय 4% विच इज इक्वल टू 2.5। मेरा जस्टिफाइड पीवी रेशियो कितना आ गया, 2.5 जो है वो आ गया। फिर आता है जस्टिफाइड प्राइस टू सेल्स मल्टीपल। Since the net profit margin PM is equals to earning by sales, जो मैंने अर्निंग करी मतलब 10 रुपए अर्निंग करी, सेल्स करा मैंने 100 रुपए का, तो मेरे पास नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना आ गया, 10% आ गया। तो यही बोल रहा है नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल्स टू अर्निंग बाय सेल्स। सो वी कैन ऑल्सो रीस्टेट दैट justified price to sales is earnings by sales into dividend payout ratio into growth divided by KE minus G। सो जी कैसे निकालते हैं हम, ग्रोथ कैसे निकालते हैं, ग्रोथ निकाल सकते हैं रिटेंशन रेशियो इनटू नेट प्रॉफिट मार्जिन डिवाइड बाय सेल्स बाय एसेट्स इनटू शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, रिटेंशन रेशियो इनटू नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू सेल्स बाय एसेट्स इनटू एसेट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। क्या समझ आया, क्या समझ आया, इट इज आरओई। नहीं इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना समझ रहे हैं, इससे अच्छा सिंपल लिख सकता था, ये इन तीन जो है डू पॉइंट करके ना आरओई जो है वो मिल रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिखा है कैलकुलेटिंग द जस्टिफाइड प्राइस टू सेल्स रेशियो। अभी अभी डिविडेंड दिया है 40% का, आरओई जो है वो 8.3 है, 8.3 जो डायरेक्टली आरओई दे दिया है। ठीक है, ईपीएस है मेरे पास 4.25 का बराबर, सेल्स दे रखा है मुझे 218.75, ये सेल्स पर शेयर है, और ग्रोथ रेट मुझे दे रखा है 5% का, शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ 10%। सो मेरा के ई माइनस जी जो मेरा डिनोमिनेटर है वो कितना है, वो सॉर्टेड है, मेरे पास कितना है 5% जो वो आ गया। मुझे चिंता किसी करनी है, सिर्फ न्यूमिनेटर की जो है उसकी चिंता करनी है। ठीक है, अब न्यूमिनेटर में क्या आएगा, न्यूमिनेटर में आएगा अर्निंग्स बाय सेल्स। मेरे पास अर्निंग्स कितनी दे रखी है, अर्निंग बाय सेल्स द प्रॉफिट मार्जिन इन दिस एग्जांपल, प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल्स टू अर्निंग्स में दे रखी है 4.25 की, बाय सेल्स मुझे दे रखी है 218 की, मेरे पास अर्निंग्स कितनी आ जाएगी 0.0194। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने ये सॉर्ट कर दिया। इनटू 1 माइनस बी डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है 40%, इनटू ग्रोथ, काम किया या इनटू ग्रोथ, सो मेरे पास ग्रोथ कितनी है 5%, सो 0.0194 इनटू 0.4 इनटू 1.05 डिवाइड बाय 5% विच इज इक्वल्स टू 16.3% या फिर 16.3 टाइम्स, कुल मिला के 16.3 टाइम्स जो है इसका प्राइस टू सेल्स जो है रेशियो है। अब आ जाता है मेरे पास प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो। सिंपल है, फ्री कैश फ्लो टू फर्म, नो, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, इसको हम ग्रो करेंगे डिवाइड बाय के माइनस डी से। फिर आता है जस्टिफाइड ईवी बाय एबिटा मल्टीपल। ठीक है, तो कुछ नहीं, ईवी निकालना है, एबिटा निकालना है, अगर दे रखा है तो ठीक है, उसको डिवाइड जो कर देंगे तो जस्टिफाइड पी बाय ईवी बाय एबिटा जो है हमारे पास आ जाएगा। एंटरप्राइज वैल्यू हमने पढ़े थे ऊपर कैसे निकालते। फिर आता है जस्टिफाइड डिविडेंड यील्ड। जस्टिफाइड डिविडेंड यील्ड निकालने के लिए रेट माइनस ग्रोथ डिवाइड बाय 1 प्लस ग्रोथ जो है वो करना पड़ेगा। हम हमें हमेशा क्या करते हैं, के ई माइनस जी करते हैं, डिनोमिनेटर पे करते हैं। अब की बार जो हमारा के ई माइनस जी जो है वो क्या आ जाएगा, न्यूमिनेटर में जो है हमारा आ जाएगा, और नीचे इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 प्लस ग्रोथ से। सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉस सेक्शनल रिग्रेशन एंड द प्रेडिक्टेड पी। अब देखो क्रॉस सेक्शनल रिग्रेशन या फिर टाइम सीरीज जो है आपने देखी होगी, लाइक इन सीएफए लेवल 1 में आपको बताया था, राइट, इन क्वांट्स। तो सिंपल आ देता हूँ, क्रॉस सेक्शनल से और टाइम सीरीज में थोड़ा सा डिफरेंस जो बता देता हूँ। टाइम सीरीज में क्या होता है, एक ही एंटिटी है, उसको हम कई बार जो है कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस है, रिलायंस एक एंटिटी है, उसको मैं बहुत बार क्या है इसका टेस्ट कर सकता हूँ, लाइक ए प्लस बी एक्स आपने पढ़ा होगा, राइट। सो रिग्रेशन में अपने पॉइंट्स में लेवल 1 में। और क्रॉस सेक्शनल रिग्रेशन में क्या होगा, मैं एक साथ जो है मोर देन वन कंपनी लाइक रिलायंस भी टेस्ट कर सकता हूँ, टीसीएस भी टेस्ट कर सकता हूँ, एंड एचडीएफसी भी टेस्ट कर सकता हूँ। तो मतलब इसका बीटा इतना है, इसका शेयर प्राइस इतना है, इसका बीटा इतना है, इसका शेयर प्राइस इतना है, इसका बीटा से मतलब 1.1 है इसका, और ये, या फिर ये इतना परसेंट रिटर्न दे रहा है, इतना परसेंट रिटर्न दे रहा है, या फिर ये 10% रिटर्न दे रहा है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला रन करेंगे, ए प्लस बी एक्स, एक क्या होता है हमारा बीटा होता है, राइट। सो ए प्लस बी इंटू एक्स जो है हम इसको फॉर्मूला यूज करेंगे। सो जिससे हम क्या कर सकते हैं कि एक ही लाइन में मतलब जो है एक सेम पॉइंट इन टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है एनालिसिस जो है वो हम कर सकते हैं।
So cross-sectional regression refers to a regression in which the explained and the explanatory variables are all based on same point in time. तो सेम पॉइंट इन टाइम में हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कंपनी की जो एनालिसिस कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ टाइम सीरीज में कर सकते हैं हम एक ही एग्जांपल्स, मतलब रिलायंस है उसको ही पकड़ के हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम जो है रन कर सकते हैं। फिर आता है प्रेडिक्टेड पी। अब प्रेडिक्टेड पी कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द लीनियर रिग्रेशन ऑफ द हिस्टोरिकल पीज ऑन इट्स फंडामेंटल वैल्यू। हिस्टोरिकल पी जो है उसको यूज करेंगे और फिर उससे हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं पी को। जैसे इसके अंदर दे रखा है कैलकुलेटिंग द प्रेडिक्टेड पी, इसके अंदर जो इक्वेशन है ना वो भी सारी चीजें ऑलरेडी दे रखी होगी, ऐसा कंफ्यूजन वाला कुछ नहीं करेंगे। सो एन एनालिस्ट इज वैल्यूइंग अ पब्लिक यूटिलिटी विद अ डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ 0.5। ठीक है, तो मैं इसको हाईलाइट करते जाता हूँ। देखो डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा 0.5, बीटा दे रखा 0.95 एंड एक्सपेक्टेड अर्निंग्स ग्रोथ रेट देखिए 0.6। अ रिग्रेशन ऑन पब्लिक यूटिलिटी प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग रिग्रेशन इक्वेशन। उन्होंने ऑलरेडी इक्वेशन बता रखी है, क्या इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है। इसके अंदर हमें क्या पुट करना है, ये जो वैल्यू दिख रही है ना डिविडेंड पे आउट रेशियो, ग्रोथ, बीटा, ये पुट करना है। डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना 0.5, तो हमने अगर पुट करा 0.5 पुट कर दिया। फिर हमें क्या दे रखा है, ग्रोथ दे रखी है, ग्रोथ की दे रखी है 0.06 पुट कर दिया। हमें बीटा दे रखा है क्या, बीटा, यस बीटा दे रखा है 0.95, तो 0.95 पुट कर दिया। सो हमारा प्रेडिक्टेड पी कितना आ गया 9.2 जो है हमारा प्रेडिक्टेड पी आ गया। अब हमारा इसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअल पी से कंपैरिजन कर लेते हैं कि फर्म का जो एक्चुअल पी था वो 12 और अभी हमने प्रेडिक्ट करा है कि 9 पे होना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं 12 को ओवर वैल्यूड जो है, ओवर वैल्यूड है, ओवर प्राइस है, तो हम क्या करेंगे, इससे निकाल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये ओवर वैल्यूड है। ठीक है, फिर आता है ये वाला कॉन्सेप्ट, इसमें क्या है, बेंचमार्क से। ओके, सपोज वी डिटरमाइन दैट द पीई ऑफ अवर स्टॉक इज लेस देन द बेंचमार्क। अगर हमारा स्टॉक का पीई बेंचमार्क से कहीं ना कहीं कम है, कोई भी बेंचमार्क ले सकते हैं, निफ्टी है या उसका इंडस्ट्री है, उसका हम बेंचमार्क जो है उसको ले सकते हैं। तो उससे हम क्या क्या जो है बता सकते हैं, उससे नहीं बता सकते कि स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है। वाह, तो किसी पता ही नहीं था हमें, एक ऑब्वियस सी बात है, अंडर वैल्यू है। द स्टॉक इज प्रॉपरली वैल्यूड, हो सकता है स्टॉक प्रॉपरली वैल्यूड है, बट द स्टॉक हैज अ लोअर एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट देन द बेंचमार्क विच लीड्स टू द लोअर प्राइस टू अर्निंग। अभी बोल रखा है कि हो सकता है कि उसका जो पी रेशियो है बराबर है, मतलब उसको प्रॉपरली वैल्यू कर रखा है, उसका वो पी रेशियो इतना कम क्यों दे रखा है, क्योंकि इसकी जो अर्निंग्स है, इसमें क्या करते हैं, प्राइस अपॉन अर्निंग्स करते हैं, जो इसकी अर्निंग्स है ना वो बहुत कम है, इसलिए इसको क्या करना है, थोड़ा सा उसको जो है, उसको जो पी है उसको जो है बहुत ज्यादा कम हो जाती है, मतलब 10 का उसकी प्राइस है और अर्निंग्स मतलब बहुत एक ही है, तो 10 के पी पे दिख रहा है। फिर द स्टॉक इज प्रॉपरली वैल्यूड बट इट हैज अ हायर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न देन द बेंचमार्क, के ई माइनस जी जो है ये बहुत ज्यादा है, जो कॉस्ट ऑफ जो इनका इक्विटी है, रेट ऑफ रिटर्न पीई जो है वो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वो क्या दिख रहा है, कहीं ना कहीं उसका जो पीई है वो कहीं ना कहीं बेंचमार्क से जो है वो कम दिख रहा है। So in order to conclude that the stock is truly undervalued, we have to make sure that the stock is comparable to the benchmark. अब जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है कि ए एक कंपनी है, बी एक कंपनी है और इसका पीयर का मीडियन दे रखा है, उसका ट्रेलिंग पी दे रखा है मुझे 10 और मुझे पीयर का मीडियन दे रखा है मुझे 13.3, इसका लीडिंग पी दे रखा है मुझे 8.7, इसका पीयर का मीडियन मुझे दे रखा है 12.1, इसका बीटा दे रखा है 1.3, इसका बीटा 1.3 है, इसका भी ग्रोथ रेट 11%, इसका भी ग्रोथ रेट 1% है। तो कहीं ना कहीं इससे पता चल रहा है कि जो ए है ना वो कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड क्यों है, क्योंकि यार देखो इसका जो ग्रोथ रेट है वो तो कहीं ना कहीं से अलाइन कर रहा है ना, 11%, बीटा भी कहीं ना कहीं से अलाइन कर रहा है 1.3, तो फिर भी ये इसका जो ए है, ए कंपनी है, वो 13.3 से इतना नीचे क्यों है। फिर अगेन उसका लीडिंग पी इतना कम क्यों है, तो क्या पता चलता है ये अंडर वैल्यूड है। सो A has a lower P than the peer median, despite the fact that it has a comparable growth rate and beta. This indicates that the A is undervalued. अब ऑन द अदर हैंड क्या आता है, बी पर आते हैं। बी पे क्या है, ट्रेलिंग पी दे रखा है 14, ट्रेलिंग लीडिंग पी दे रखा है 12.7, पर इसका अर्निंग्स देखो, इसका ग्रोथ रेट देखो सिर्फ 9% दे रखा है, इसका बीटा देखो कहीं ना कहीं ज्यादा बीटा है। सो बी ऑन द अदर हैंड हैज हायर पी डिस्पाइट लोअर एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड द हायर बीटा, व्हिच सजेस्ट्स इट इज ओवर वैल्यूड। ठीक है, तो इसकी जो अर्निंग्स है, जो ग्रोथ रेट है वो कहीं ना कहीं कम है, और फिर भी क्या कर रखा है, इसको ज्यादा, इसको जो है ट्रेडिंग पी जो है, इसको पी जो हम दे रहे हैं, तो उससे क्या कर सकते हैं, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं क्या है, ओवर वैल्यूड जो है वो है। फिर आता है इवेल्युएटिंग द प्राइस टू बुक वैल्यू एंड द प्राइस टू सेल्स रेशियो विद द मेथड ऑफ कंपैरेबल सी सिस्टम बिलोंग्स टू ए नेटवर्किंग प्रोडक्ट
इंडस्ट्री ग्रुप एंड एस कंपनी बिलोंग्स टू एंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ग्रुप, ठीक है, सर्विस इंडस्ट्री में ही है। फिर रिकॉल दैट द पीबी रेशियो फॉर द क्रिस्को एंड द एस वर 4.45 एंड 10.04 respectively, and the sales price to sales ratio was 6.6 and 6.7 respectively. Determine whether the two stocks are overvalued या undervalued, ठीक है। तो मुझे दे रखा है कि नेटवर्किंग प्रोडक्ट का मीन पीवी और मीडियन पीवी वो है 2.065 और 1.17। अब इसका देखो क्रिस्को का पीबी प्राइस टू बुक वैल्यू देखो 4.45 है, जो कि दोनों से बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं से पता चलता है कि प्राइस टू बुक वैल्यू पे तो ओवर वैल्यूड है। अब हम कंपेयर करते हैं प्राइस टू सेल्स रेशियो में। प्राइस टू सेल्स रेशियो में जो नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स यानी कि क्रिस्को का मीन और मीडियन प्राइस टू सेल्स रेशियो कितना है 3.7 और 0.9। अगेन ये ट्रेड कर रहा है 6.6 पे, तो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर मतलब एस वाला, एस का कितना है 10.04, और यहाँ पे इसका मीन और मीडियन देखो बहुत ही ज्यादा आ गया, अगेन ओवर वैल्यूड है। फिर हम आते हैं इसके प्राइस टू सेल्स रेशियो पे 6.71। अगेन इंडस्ट्री का देखो जो है वो बहुत ही कम है। तो इसमें पता चलता है कि जो एस है, जो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर वाले जो है, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर के अंदर जो सूट्स लेयर वाला है, वो भी कहीं ना कहीं क्या है, वो ओवर वैल्यू है। फिर आते हैं इन लाइन विथ वैल्यूएशन विथ in line with other valuations by comparables discussed earlier, a lower EV by EBITDA relative to the peer firms indicate relative undervaluation, everything else being equal, and a higher ratio indicates the overvaluation. Obviously बात है, ज्यादा EV by EBITDA मल्टीपल है तो कहीं ओवरवैल्यूड है, और लोअर दिख रहा है तो अंडरवैल्यूड है। सो अब हम क्या करते हैं ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर ये जो मॉडल है हम नेक्स्ट पार्ट के लिए रखते हैं। और अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट से पूछ सकते हैं, या फिर लिंक्डइन पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, वहां भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। सो अगर आपको ये आज पूरा का समझ आया हो, सो प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगला पार्ट हम बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच गाइस।